बीच का कुछ कालखंड ऐसा रहा जिसके अंदर लोग नौकरी की तलाश में जाने लगे, खेती को छोड़ने लगे। लेकिन वास्तव में कृषि के अंदर आज भी अगर देखा जाए तो यहां पर, जैसा मेरी बहन ने अभी यहां पर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि देश के किसानों की इनकम हमें डबल करना है, लेकिन डबल ही नहीं, मेरी बहन ने कहा मैं डबल नहीं 3 गुना और 4 गुना भी फसल की इनकम मैंने की है और अपने परिश्रम से की है। और ऐसे कई किसान यहां पर बैठे हैं जिन्होंने इसको अनुभव भी किया है। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका हम उपयोग करें। हमारे रिसर्च के द्वारा, जो नए साइंटिस्टों के द्वारा जो बीज तैयार किए जाते हैं, उन बीजों का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमें निश्चित रूप से उत्पादन में भी वृद्धि होगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि के अंदर महत्वपूर्ण 4 पिलर होते हैं। अगर इस पर सरकार काम करे या हम सब मिलकर काम करें तो हम उस काम को, असंभव को संभव कर सकते हैं। किसान के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या आती है? किसान के एक ही समस्या आती है कि उसको उन्नत किस्म का बीज मिले। एक तो उसको उन्नत किस्म का बीज मिल जाए और उसके बाद में लागत में कमी आ जाए और उसके बाद में उसके भंडारण की व्यवस्था हो जाए, रिस्क कवर करने की व्यवस्था हो जाए। अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा या जैसे भी व्यवस्था हो उसके अनुसार हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम अगर किसान के अगर कोई आवश्यकता है तो वो मार्केटिंग की है। मार्केट में अपने उत्पादन को बेचे कहां, जहां उसको अच्छी रेट मिले वहां पर अपने उत्पादन को बेचे। और इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे किसानों की इनकम बढ़े। उसके लिए बीज से लेकर बाजार तक की जो कल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उसी दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर कई ऐसे काम हुए। आज यहां पर जैसा कि आप सभी गए, हमारे कई स्टार्टअप को देखकर बहुत ही खुशी हुई। कोरोना के अंदर, इस काल के अंदर जहां पूरे देश के अंदर लॉकडाउन के अंदर हम थे, लेकिन कृषि के अंदर काम नहीं रुका। और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक ही चीज कही कि मेरे देश के किसान का जो अनाज है वो खेत में है, वो सही समय पर फसल कट जानी चाहिए। इसके लिए मजदूरों के अंदर छूट दी उस समय, और मजदूरों की छूट देना, मशीनरीज की छूट देना कि कहीं पर भी वो ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। और पेस्टिसाइड और सीड की दुकानों को खुला रखना और बाकी जो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, जो कृषि से संबंधित जो स्पेयर पार्ट्स है उनकी दुकानें खुली रखने की छूट देना, ये सारी चीजें की। और इसके साथ ही उस समय के अंदर जो हमारे स्टार्टअप थे, जो युवा साथी थे, उनको आर्थिक सहयोग करके और उनको किस तरह से हम सपोर्ट करें, इस दिशा के अंदर काम किया। और आज स्टार्टअप के तहत आपने यहां पर मेले के अंदर देखा होगा, हमारे युवा साथी जिस तरह से उन्होंने यहां पर प्रदर्शनी लगाकर वो अपने प्रोडक्ट को बता रहे हैं और उनके चेहरे पर आप खुशी देखिए। काम सब करते हैं, लेकिन करने के बाद में जो अपनी अंदर की खुशी होती है, अंदर आत्मीयता की जो प्रसन्नता होती है ना, वो एक अपने आप में अलग होती है। काम करना है, दुनिया में सबको आए हैं तो एक दिन सबको करना ही है और जाना भी है, तय है। लेकिन जिस काम को करो उसको आनंद आना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए। आज मैं एक मेरे भाई से मिला था अभी, मुझे उसके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो विदेश के अंदर कहीं, मुझे एग्जैक्ट तो देश का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी बताया था कनाडा शायद कहा था। मैं वहां पर खेती के अंदर काम करता था। वहां मैंने कुछ सीखा और सीख कर मैं वहां पर भी खेती करके और वहां पर भी इस नया जो हमारा इसका करके और अच्छा कर सकता था। और लेकिन उसने कहा नहीं, मैं मेरे देश के दूसरे देश में क्यों करूं, मेरे देश के लिए मैं कुछ करूं, ऐसा जज्बा उस युवा के अंदर देखकर निश्चित रूप से उसने कहा मैं वहां सब कुछ छोड़कर, और मैंने मेरा स्टार्टअप के माध्यम से यहां पर आकर मैंने खुद की यूनिट लगाकर और आज मैं जो काम कर रहा हूं उससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिल रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। और उस जोश को देखकर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे युवाओं की वजह से
आज कृषि के अंदर वो दिन निश्चित रूप से जो उत्तम खेती या मध्यम व्यापार की हम जो बात करते थे, अब वो दिन दूर नहीं। ऐसे युवाओं के और हमारे जो उत्कृष्ट किसान और जो हमारे किसानर, ऐसी जो बहनें हैं जो आज खुद पैरों के ऊपर खड़ी हैं, ये सब ताकत और सरकार का सहयोग जब मिल जाएगा तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि युवाओं को रोजगार के लिए कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, रोजगार अपने स्वयं के वहां पर मिलेगा। और मैं आपको इसलिए ये कहना चाहता हूं, प्रयास समय समय पर हुआ और सरकार की तरफ से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से सरकार किसानों को लाभ मिले। और सरकार में सबसे पहला मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कुछ विशेष, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अलग अलग समय के अंदर सरकारों ने प्रयास किया हो, लेकिन अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विचार होता है, अलग अलग सोच होती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि कृषि का बजट कितना है। देश की 70% आबादी है, देश के अंदर जो आबादी है उसकी 70% आबादी में किसान है, लेकिन कृषि का बजट कितना है वो हमें देखने की आवश्यकता है। जब उसको देखा गया तो उसमें 2013 से पहले कृषि का जो टोटल बजट था वो 23,000 करोड़ रुपए उस समय अधिकतम था। कभी पहले 20,000, 18,000 करोड़ रुपए, उसमें से आधे अधिकारियों की सैलरी में चले जाते, आधे योजनाओं में खर्च होते थे। इस तरह से एक सिस्टम से कृषि के अंदर चल रहा था। 23,000 करोड़ रुपए 2013 में कृषि का बजट था। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बनते ही सबसे पहले काम क्या किया, उन्होंने कृषि के बजट को बढ़ाया। और कृषि का बजट आज जितना है आप विश्वास नहीं करेंगे, आज कृषि का बजट है 1,32,000 करोड़ रुपए। उन समय सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए था और आज 1,32,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट होना, उसमें से आधे तो डायरेक्ट किसान के, आधे से अधिक किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाना। 65,000 करोड़ से अधिक रकम किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान के खाते में प्रति 4 महीने में 2,000 रुपए उसके खाते में पहुंच जाते हैं। वही रकम 65,000 करोड़ रुपए हो जाती है। बाकी की रकम है वो अन्य योजनाओं में खर्च हो रही है। जहां सिर्फ 23,000 करोड़ टोटल देश का बजट था, आज 65,000 करोड़ से अधिक तो डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है। इसी से किसान का आपको लगा होगा कि किसान के प्रति हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितनी संवेदनशील है और किस तरह से कृषि के अंदर करना चाहती है। और इसीलिए लक्ष्य लिया है कि हमें किसानों की इनकम बढ़ाना है, डबल करना है, डबल से भी आगे जाना है। और इस दृष्टि को ध्यान में रखकर सबसे पहले इस बात का भी ध्यान किया कि हम सभी कहते थे, हम सब एक बात की चर्चा करते थे, और जब भी कोई भी अगर मंत्री आता था या कोई भी अगर सरकार का प्रतिनिधि आता था तो एक बात कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को कब लागू करेंगे। हर व्यक्ति के जबान पर यह चीज होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अक्सर से, जो स्वामीनाथन आयोग की 2008 के अंदर 7 के अंदर जब स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस समय प्रस्तुत हो गई। प्रस्तुत होने के बाद में एक कमेटी बनी उस समय 2007 से 8 के बीच में। उसमें कई मंत्रालय, लगभग 11 मंत्रालयों के मंत्रियों समेत एक कमेटी गठित की गई, जिसने रिकमेंडेशन की कि ये जो 217 रिकमेंडेशन जो स्वामीनाथन जी ने प्रस्तुत की थी कि ये 217 काम अगर सरकार कर लेती है तो किसान का कल्याण होगा। उस 217 में से उस समय की कमेटी जो थी, उस कमेटी ने 201 रिकमेंडेशन को माना और वो 201 रिकमेंडेशन पे सरकार को काम करने की स्वीकृति मिली उस समय की इस पे करना चाहिए। और उस 201 में से मैं आपको आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि 201 में से 200 रिकमेंडेशन है वो स्वीकृत हो चुकी है, उस पे काम सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। और एक जो रिकमेंडेशन थी उसकी भी फाइनल स्वीकृति हो चुकी है। अब स्वामीनाथन जी की जो 201 रिकमेंडेशन थी वो 201 की 200 स्वीकृत हो चुकी है।
पूर्ण रूप से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो थी उसको लागू कर दिया गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उस स्वामीनाथन जी की जो उस समय की कमेटी थी यूपीए की सरकार में, उस समय के जो मंत्री जो 11 समूह बने थे, उन्होंने उस 17 जो कम की थी उसके बारे में भी बताना चाहता हूं कि उस समय जो कम की थी वो कौन सी थी। 217 में से 201 एक कहा कि जोखिम को कम करने के लिए कोई ऐसा प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। उसके बाद में खाद्य गारंटी अधिनियम बनना चाहिए। इस रिकमेंडेशन को उसकी समिति ने उस समय खारिज कर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद में अभी जो सरकार है प्रधानमंत्री जी, उन्होंने राष्ट्रीय पोषण अभियान प्रारंभ किया और उसका हमने कोरोना के अंदर लाभ निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति हम देख रहे हैं गरीब ले रहा है। तीसरा एक महत्वपूर्ण था, राष्ट्रीय पशु विकास का एक परिषद बने। इस बात की स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी, लेकिन उस समय उसको खारिज किया कमेटी ने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने सिर्फ स्वामीनाथन जी ने तो एक राष्ट्रीय पशु विकास बोर्ड के एक परिषद की गठन करने की बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालन और मत्स्य पालन का मंत्रालय अलग बना दिया पूरा का पूरा। आज उसके कैबिनेट मंत्री अलग है। उस दिशा में काम हुआ। और वहीं पर राष्ट्रीय कृषि जैव जो हमारे जन प्राज्य में होते हैं, उसका जो बैंक होता है, वो बैंक एक देश उस समय की रिकमेंडेशन, उस समय स्वामीनाथन जी ने कहा था कि वो बैंक पूरे हर राज्य के अंदर हो, लेकिन उसको उस समय स्वीकृति नहीं मिली। उसने कहा इसकी आवश्यकता नहीं, देश में एक हो। लेकिन अब लगभग 7 जगह ऐसे हैं डीजी साहब जो स्वीकृति हो चुकी है और इस पर काम आज जन प्लाज्म के बैंक है वो उसके स्थापित किए जा रहे हैं। और सबसे अंत में एक और मैं कहना चाहता हूं, उस समय स्वामीनाथन जी ने एक चीज कही थी कि किसानों को एमएसपी का 1.5 गुना रकम मिलनी चाहिए। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि 1.5 गुना किसान की फसल की लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। उस समय की जो कमेटी थी उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया था कि इसकी 1.5 गुना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनते ही एमएसपी पर 1.5 गुना करने का काम प्रारंभ किया और 1.5 गुना पर आज किसानों को एमएसपी पर मिलता है। ये कुछ चीजें मुझे आपसे कहनी थी। जिस तरह से उन्होंने उस समय स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश की बात थी, उस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना और साथ ही किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट देना, 10,000 एफपीओ बनाने का निर्णय हुआ। जैसा मैंने पहले जिक्र किया मार्केटिंग का, कि हमारे किसान को मार्केट मिले जहां अपनी फसल को बेचे। इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बने कि किसान, हमारे छोटे छोटे किसान हैं जिनकी जोत छोटी है, हमारे जो लघु और सीमांत किसान हैं या जो छोटे किसान हैं, वो मिलकर अपनी खुद की प्रोडक्ट बनाए, अपने खुद की फसल को वो मार्केट में अधिक रेट के अंदर बेचे। आज अगर एक छोटा किसान अगर चाहे तो अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा सकता या पैकेजिंग या सॉर्टिंग ग्रेडिंग की नहीं लगा सकता। जिस तरह से आज यहां पर मेरे युवा साथियों को मैंने देखा स्टॉल के अंदर, उन्होंने जिस तरह से छोटे छोटे जो बाजरे से, जैसा अभी बताया कि मैंने खींचड़ा बनाकर, जिस तरह से दलिया बनाकर बेचा, ओट्स बन गया और उसको 5 स्टार होटल में बेच रहे हैं, उससे अधिक रेट मिल रही है। लेकिन एक अकेला किसान इस तरह से खुद की यूनिट नहीं लगा सकता। लेकिन इसके लिए अगर समूह बन जाता है, हमारे अगर 300, 400, 500 किसान अगर मिलकर कोई करे तो वो संभव है। और इसके लिए भारत सरकार ने एफपीओ 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया और 10,000 जो एफपीओ बन रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए भी 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और उसके साथ ही प्रत्येक एफपीओ को, जो भी एफपीओ होगा उसको 18 लाख रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा और इक्विटी ग्रांट के तौर पर 15 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। इस तरह से उनको सपोर्ट करके, और उसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उसका हम सबको लाभ लेना चाहिए। मैं जितने भी किसान भाई बैठे, मैं आज कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उस फंड से हम अपने खेत के अंदर बहुत अच्छी खेती को और बढ़ा सकते हैं
उसके अंदर आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी चाहे सॉर्टिंग ग्रेडिंग की लगाने की बात हो, या हमारे वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज या जो भी बनाने उसके अंदर हम बना सकते हैं कोल्ड, और ये जो पॉली हाउस ग्रीन हाउस है उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। मुझे इसमें यह कहना है कि अगर हम आज ये पैसा अगर लगाते हैं तो उसके अंदर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके अंदर एक किसान को 2 करोड़ रुपए तक देने का प्रावधान है। 2 करोड़ रुपए तक की आप वहां पर यूनिट लगा सकते हैं, आप पॉली हाउस ग्रीन हाउस लगा सकते हैं, और उसके अंदर 3% ब्याज की छूट है। 3% ब्याज की छूट है, 7 साल के अंदर रिटर्न करना है किस्त में, और उसके बाद में इसमें बिना मोर्गेज है किसी प्रकार का किसान को एक भी कागज गिरवी नहीं रखना है। बिना गिरवी रखे आपको पैसा है वो भारत सरकार देने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था उसमें से हमने अभी तक विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की, हमने जन जागरण के कार्यक्रम भी चलाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। आज भी 92,000 करोड़ रुपए हमारे पास पड़े, लेकिन लेने वाला हमारा जो किसान भाई है उनको जागरण और आवश्यकता इस बात की है कि वो अपने इस योजना का लाभ के लिए किस तरह से वो करे, और इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको बैंक के चक्कर भी नहीं काटने, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के 2 महीने के भीतर भीतर हम आपको वो पैसा जो आपका जितनी आवश्यकता है उतना हम रिलीज करवा देंगे। और उसके लिए बैंक के चक्कर इसलिए नहीं काटने क्योंकि इसकी गारंटी है, वो बैंक गारंटी भारत सरकार देती है, इसलिए बैंक को किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि वो पैसा देंगे तो वापस किसान देगा या नहीं देगा, क्योंकि उसकी भरपूर्ति पूर्ति है वो भारत सरकार करने वाली है। तो बैंक गारंटी, इसलिए बैंक तुरंत पैसा देती है और हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हर 15 दिन में मीटिंग करते हैं बैंकर्स के साथ कि जो प्रोजेक्ट आया है वो प्रोजेक्ट आपने 15 दिन या उस किसान के 2 महीने पूरे हो रहे हैं, आपने स्वीकृत क्यों नहीं किया। और उसमें एक ही शर्त है जिसके अंदर वो अस्वीकृत कर सकता है बैंक वाला, अगर कभी न कभी वो किसान बैंक का अगर डिफॉल्ट ही रहा है तो उसको देने से बैंक मना कर सकता है, वरना मना नहीं कर सकता। इस तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात हुई, और इसके साथ ही एमएसपी को जिस तरह से 1.5 गुना करने का मैंने पहले बताया, एमएसपी पर खरीद भी बढ़ी है। और साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर कृषि के अंदर जो योजनाएं उनका आप सब इसका लाभ लें, और हमारे यहां पर हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर भी जाना होगा। हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग, हम एक स्थान पर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर एक स्थान पर हम अधिक इनकम कैसे ले सकते हैं। आज हमारा अगर खेत के अंदर हम मशरूम की खेती कर लें, एक रूम के अंदर हमारी मशरूम की खेती हो जाएगी, उसी से हमारी इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए तक की, अगर 20 बाई 25 का कमरा है उसके अंदर हमारी इनकम बढ़ सकती है। मशरूम की बहुत बड़ी वर्ल्ड स्तर पर डिमांड है, आज एपेडेगा यहां पर बैठे, विश्व में बहुत डिमांड है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान हमें देने की आवश्यकता है। हमें मशरूम की खेती करें, हम ग्रीन हाउस पॉली हाउस के माध्यम से, हाईटेक हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हम और अधिक खेती कर सकते हैं। साथ ही हम इस बात का भी कि हमारे खेत के अंदर हम जिस तरह से मधुमक्खी का पालन भी कर सकते हैं, और अन्य जिस तरह से कहीं पर मछली पालन होता है, कहीं मुर्गी पालन होता है, तो उसके साथ या वहां पर पशु पालन भी हम साथ साथ करें। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी अगर मॉडल आपने देखा होगा, यहां पर पूषा के अंदर जो 1 हेक्टर के अंदर है, शायद 1 हेक्टर के अंदर उसकी इनकम साल की किसान की कितनी है, 5 लाख रुपए या 4.5 लाख रुपए इनकम है। उसके अंदर 1 हेक्टर के अंदर 3 गाय हैं और बाकी का उसका वहीं पर बना हुआ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें पॉली हाउस भी है, उसके अंदर तालाब भी बना हुआ है, उसी पानी को यूज लेते हैं, और उसी के अंदर मुर्गी पालन है, उसी में मछली पालन है, और सिर्फ 1 हेक्टर के अंदर 5 लाख रुपए की इनकम पूसा ले रहा है, तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमें कृषि के अंदर आने वाले कल के अंदर हमें काम करने की, और हम सब मिलकर करेंगे तभी संभव होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि लगातार प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज कृषि के अंदर आपने देखा होगा कि मधुमक्खी पालन के लिए भी 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है, वहीं पशुपालन अवसंरचना जो कोच है उसके लिए भी 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रीय पशु रोग जो खुरपका और जो रोग होता है उसके लिए 13,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं किसान उत्पादक संघ है, संगठन है जो एफपीओ मैंने पहले जिक्र किया कि 10,000 बनाई जा रहे हैं। और हमारे जो सिंचाई है उसके अंदर भी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई है उसके अंदर जो बजट का मैंने पहले जिक्र किया ना, बजट कहाँ एलोकेटेड हुआ उसका डिफरेंस आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस समय जो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के लिए 173 करोड़ रुपए उस समय का प्रावधान था, अब बढ़कर वो हो गया है उसके लिए 5,600 करोड़ रुपए। और इसी तरह से जो मशीनरी जो वितरण है उसमें भी उस समय 10 लाख और 500 करोड़ 10,47,000 मशीन वितरण हुई थी उस समय तक, लेकिन अब जो यूपीए की सरकार में है वो 33 लाख मशीनें हैं, यानी कि 3 गुना वृद्धि हुई है जो हमारी मशीनरी है। और कृषि का जो ऋण है केसीसी, उसके अंदर केसीसी के अंदर भी 7 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर जो बजट था वो बढ़कर अब 16.5 लाख करोड़ रुपए जो केसीसी इसके अंदर किया गया है। और इसी के साथ में मधुमक्खी पालन के लिए भी हमने जो उत्पादन हुआ, मधुमक्खी पालन के बजट का प्रावधान है 8 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 80 करोड़ रुपए हुआ है। पहले 8 करोड़ रुपए सिर्फ मधुमक्खी पालन के लिए था। वहीं पर किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अब 15 लाख करोड़ किया गया है। और वहीं पर खाद्य सब्सिडी अगर बात करें यूरिया के अंदर तो 41,000 करोड़ से बढ़कर अब 57,000 करोड़ हुई है। और इसी के साथ मैं खाद्यान्न के अंदर उत्पादन के अंदर भी बात करूंगा कि खाद्यान्न के उत्पादन के अंदर भी वृद्धि हुई है और साथ ही दलहन के अंदर भी निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई है। और ईनाम की जो हमारी मंडी है उस ईनाम की मंडी के अंदर पहले उस समय नगण्य से थी, कोई थी नहीं, उसकी योजना भी 2016 में आपको पता प्रारंभ हुई। आज 1,000 ईनाम मंडियां बन गई है। और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊं कि सोयल हेल्थ कार्ड भी 21 करोड़ किसानों तक पहुंचे हैं। टेस्टिंग की लैब सिर्फ उस समय 171 टेस्टिंग लैब थी, आज टेस्टिंग की लैब 11,000 से अधिक हो चुकी है। और प्रधानमंत्री जी की जो हमारी जो एमएसपी पर जो खरीद का मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, उस समय एमएसपी के अंदर भी लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। खरीद के अंदर एमएसपी पर 2.5 गुना वृद्धि, एमएसपी पर खरीद करना, ये सारा इस बात को दर्शाता है बजट को बढ़ाना कि आने वाले कल में हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब मिलेंगे तभी हम अपनी खेती को उत्तम कर पाएंगे। एक अकेले प्रधानमंत्री जी इस बात को नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने नारे के अंदर कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सभी के प्रयासों से आने वाले कल में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। एक चिट्ठी मेरे पास में जैसे आई, उन्होंने भाई ने कहा कि जो फसल बीमा योजना है उस योजना के अंदर अनिवार्य किया गया है कि आपको फसल बीमा जो ऋणी है उनको करवाना अनिवार्य है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी इसमें संशोधन कर दिया है। जो भी फसल बीमा है उस फसल बीमा के अंदर किसान अगर चाहे तो फसल बीमा करवाए, अपना प्रीमियम कटवाए, और किसान अगर नहीं चाहता है कि मेरी फसल का बीमा मुझे कराना है या नहीं, अगर नहीं चाहता है तो बैंक के अंदर जाकर वो चिट्ठी दे दे कि मैं मेरी फसल का इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता, तो उसका प्रीमियम कटना बंद हो जाएगा। और जिस दिन उसको बाद में लगता है कि मुझे मेरा इंश्योरेंस फसल का होना चाहिए, तो 2 साल 5 साल बाद में जब उसकी इच्छा हो वो पुनः जाकर चिट्ठी दे दे कि मेरा प्रीमियम काटा जाए और मेरा इंश्योरेंस करवाया जाए, तो ये उस समय फिर से पुनः इंश्योरेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इसको स्वैच्छिक कर दिया है। और दूसरी किसानों के सामने एक समस्या और आती थी कि एक कंपनी जो होती थी वो इंश्योरेंस वाली, वो 1 साल के लिए टेंडर होता था और 1 साल का करने के बाद वो चली जाती थी। पीछे किसान उसकी समस्याओं को लेकर पीछे दौड़ता रहता था। कंपनी गई, उसके बाद में
फिर अगली साल दूसरा टेंडर होता था, फिर नई कंपनी आती थी, तब तक पुरानी बात पुरानी हो जाती थी। लेकिन अब फिर इसमें नई फसल बीमा नीति में संशोधन किया है। अब जो भी कंपनी आएगी उसका 3 साल का टेंडर होगा और उसको 3 साल तक वहां रहकर किसानों के बीच में काम करना पड़ेगा और किसानों की फसल का बीमा भी कर देना पड़ेगा। और इसके साथ ही उनके जो क्लेम के अंदर समस्या आती है उसका समाधान भी उनको वहीं पर रहकर करना पड़ेगा। इस तरह से नवाचार किए जा रहे हैं कि किसानों के जैसी जैसी आवश्यकता है, आने वाले समय में जो हमारे किसानों के लिए पेस्टिसाइड बिल है वो आने वाला है आज किसानों के लिए, क्योंकि पेस्टिसाइड के अंदर कई ऐसी बीज हैं, बीज भी डुप्लीकेट आते हैं। किसान को उसके लिए कई बार परेशान होता है कि उसको फर्जी बीज देकर कोई लोग अब चले जाते हैं। कई पेस्टिसाइड के अंदर जो दूसरी चीज देकर, जिस तरह से जो उपयोग में नहीं आता ऐसा चीज देकर चले जाते हैं, उससे किसान को नुकसान हो रहा है। तो इसको लेकर भी आने वाले समय के अंदर इस दिशा के अंदर भी सरकार काम करेगी कि उसके लिए क्या हमें आने वाले समय में कानून बनाए कि उनके ऊपर भी प्रतिबंध हो। तो इस दिशा के अंदर निश्चित रूप से काम किए जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे उत्कृष्ट किसान हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके वहां पर अपनी फसल को देखते हुए, और साथ ही हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो रिसर्च सेंटर है जहां पर नई टेक्नोलॉजी, नए बीज का आविष्कार होता है, उसका हम उपयोग करते हुए आने वाले समय के अंदर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसानों की इनकम बढ़ाने में हम सफल हो पाएंगे। और किसान देश की सबसे प्रमुख रीढ़ है। अगर बात करें कि आज किसी व्यक्ति का शरीर के अंदर से रीढ़ अगर कमजोर हो गई तो वो पूरा शरीर उसका कमजोर हो जाता है, वो बेड पर चला जाता है। लेकिन रीढ़ सबसे महत्वपूर्ण है और किस देश की किसानों की रीढ़ है, किसान ही हमारी रीढ़ है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें आने वाले समय में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप और हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर जिस तरह से यहाँ पर आपने मेले के अंदर आयोजन में देखा है, अन्य जगहों पर भी आपके प्रयासों से जो संभव हुआ है, निश्चित रूप से हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। आज तिलहन की बात की गई, तिलहन के अंदर भी आने वाले समय में जिस तरह से ऑयल पाम मिशन प्रारंभ किया गया है, हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। हमें आज दलहन के अंदर हम लगभग बराबर से हैं, लेकिन हमें तिलहन के अंदर आज हमें क्यों आयात करना पड़े, इसके लिए भी उस मिशन के मोड कर प्रारंभ किया गया कि हमारे देश के अंदर ही ऑयल पाम की खेती हो, किसान को उससे लाभ मिले, उसके लिए योजनाएं बनी, उसके लिए सहयोग किया जा रहा है कि किसानों के लिए इस तरह से सहयोग किया जा रहा है कि उसके जो तेल है उनको लगभग 29,000 रुपए का सपोर्ट किया जा रहा है और इसी तरह से उसके अंदर सपोर्ट किया जा रहा है। वैसे ही प्राकृतिक खेती के अंदर भी किसानों को पूर्ण रूप से सपोर्ट किया जा रहा है और इसके लिए अलग से एक प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के लिए बजट का भी प्रावधान किया है। उसमें भी किसानों को हम आने वाले समय के अंदर सपोर्ट के तौर पर उसको सहायता, वो अभी आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी खेती है, ऑर्गेनिक खेती जो किसान करते हैं, उनको लगभग 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनको दिया जाता है। और उसके अंदर मैं बताऊं कि उसमें 31,000 रुपए डायरेक्ट मिलते हैं किसान को, और उसके अतिरिक्त जो 19,000 रुपए हैं वो किसान को ट्रेनिंग के तौर पर मिलता है। तो एक किसान के ऊपर लगभग 50,000 रुपए के हिसाब से खर्च आता है। इस तरह से उसके अंदर भी किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के अंदर जो हमारी और जो खेती होगी उसके अंदर भी किसानों को सपोर्ट करेंगे, ताकि हमारे देश के अंदर जो आज हमें इस तरह से निर्भर रहना पड़ता है प्राकृतिक खेती, आज हमारे देश की डिमांड है। आज विदेश के अंदर भी हो चाहे कहीं पर भी हो, आज आपने देखा होगा पेस्टिसाइड और यूरिया का जिस तरह से हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, उसको हमें किस तरह से कम करना है। हमारी धरती माता है, उसको हमने किस तरह से कमजोर किया है, उसको पुनः हमें जीवित करने की आवश्यकता है। और इसके लिए प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती के ऊपर हमें जाना होगा। गाय का जो महत्व है उसको हमें समझना होगा। गाय से कितने प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन उसके हमें बात को समझनी होगी कि आज गाय का गोमूत्र और गोबर, उससे हमें आप यहां पर खड़ा होकर कह सकता हूं कि हमारे इस गाय के गोबर और गोमूत्र से आज हम जिस तरह से उसके एक जो गाय होती है
वो खेत के अंदर उसके बीज और उसका कितना महत्व है। नहीं, उसके जो गोबर है, उसके गोमूत्र से हम अपनी फसल के अंदर, उसके अंदर यील्ड के अंदर भी इजाफा कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहूंगा कि उस गाय के गोबर से और गोमूत्र से लाइट भी तैयार होती है, उससे गैस भी निकल आती है, गैस तैयार हो जाती है। उसके बाद में उससे सलरीज तैयार होती है, ठोस भी होती है, लिक्विड के अंदर भी मिलती है। और गोबर बैंक कई जगह पर देश के अंदर बने, वहां पर किसान अपने गांव का गोबर इकट्ठा करते हैं और एक जगह लाकर उसकी लाइट तैयार और गैस तैयार करके उपयोग कर रहे हैं। तो वो हम सब क्यों नहीं कर सकते। आज मेरे स्टार्टअप, एक मेरा युवा साथी आज से मुझे 1-2 साल पहले मिला और लगभग 25-15 स्टूडेंट थे मेरे पास में आए, बिहार के स्टूडेंट थे। और वो स्टूडेंट मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि हम मशरूम की खेती करते हैं और हम उस पानी, एक जो बोतल होती है पानी की, उस बोतल के अंदर करते हैं और पराली का उपयोग करके करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको कहा आप इसका पेटेंट करवाइए, और उन्होंने पेटेंट करवाया। लगभग 12 या 13 स्टूडेंट थे उन्होंने मिलकर, और अभी मेरे को कल वो वापस मिले। वैसे बीच में मुझे 2-4 बार और मिले थे, उनको सपोर्ट भी सरकार ने किया। और आज वो कह रहे हैं कि उस बोतल, जो वेस्ट बोतल है, वेस्ट जो पराली है जो हम जलाते हैं, उस पराली को और जो पानी की बोतल है उसको हम फेंक देते हैं पानी पीने के बाद में, उसके अंदर हमने मशरूम तैयार कर दिया। उसके बाद में उसी बोतल को हमने उसका रिसाइकल करके और उसका हमने डीजल बना दिया, और डीजल बनाने के बाद में जो अंत में ठोस जो बचा उससे हमने टाइल्स बना दी, और टाइल्स बनाने के बाद में उसका जमीन के ऊपर जिस तरह घर बनाने के अंदर उसका उपयोग हो रहा है। तो उसने एक जो वेस्ट हमने जिसको पराली को जलाया, जिस बोतल को हमने पानी पी के फेंक दिया, उससे उसने मशरूम तैयार कर दी और मशरूम आज मार्केट में बिक रही है। और उसने मुझे कल बताया कि जिस दिन हमने आज से 2 साल पहले शुरू किया था, उस समय तो हम खुद घर से पैसे लेके आते थे और मांग कर लाते थे। अभी भी हमारी पढ़ाई जारी है, 12th के अंदर उस समय वो पढ़ रहे थे, अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज हमारे पास में 300 ऐसी महिलाओं का हमने ग्रुप बनाया है, उनको हम मशरूम तैयार करने के लिए कहते हैं। वो हमें पर डे हम उनको 600 रुपए दे रहे हैं, 300 महिलाओं को 600 रुपए पर डे दे रहे हैं, और हम वहां पर तैयार करके और उस मशरूम को जो हमारी बहनें तैयार करती है उनको हम बेचते हैं, और मार्केटिंग हम करने का काम करते हैं, वो तैयार करने का काम करती है। और इससे हमने इस काम को आगे बढ़ाया, और उसकी वजह से आज उन भाइयों को रोजगार मिला, उन बहनों को रोजगार मिला, और कृषि को अंदर निश्चित रूप से वृद्धि, जो एक प्रधानमंत्री जी का विजन है कि इनकम डबल करना है, तो उस दिशा के अंदर काम हो रहा है। इस तरह से हमारे स्टार्टअप, हमारे किसान भाई और हम सब मिले, और सभी साइंटिस्ट और हम सब मिलकर आने वाले कल में हमारी किसान की वो मिथक को खत्म करना है। हमें जो लोग कहते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, उसको मिथक को बदलना है, उत्तम खेती लानी है, उत्तम करनी है। वरना हम सब पहले, आज युवा साथी जो रोजगार के लिए जो जाता है बाहर, वो फिर वापस घर आए और अपनी खेती करे, और खेती से उत्पादन करके देश का अन्नदाता है, वो पेट भरेगा। तो ऐसा मुझे कहते हुए अपनी बात को समाप्त करनी है। इस मेले के अंदर आप सभी आए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब मिले और अपने कृषि और किसानी को आगे बढ़ाएं। इतनी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, प्रेरणादायी एवं ओजस्वी वक्तव्य के लिए। आपका मार्गदर्शन हमेशा पूसा संस्थान को मिलता है। आपके संबोधन से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पूसा संस्थान आपका हृदय से आभार करता है। अब हम पूसा संस्थान के संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर BS तोमर जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु मंच में आमंत्रित करते हैं। सभी को नमस्कार। सम्मानित मंच और मंच पर आसीन माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, माननीय महोदय, हम आपका इस संस्थान में जब भी आगमन होता है तभी संस्थान का हर कर्मचारी आपके उद्बोधन से प्रेरित होता है।
और आज आपने अपने जो अध्यक्षीय भाषण में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को इंगित किया है, किस प्रकार से वर्तमान सरकार ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए उनके निराकरण, उनके आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए जो प्रयास किया है, उसकी रूपरेखा, उसके उपलब्धियों को आपने हमारे किसानों के बीच रख के इनके मार्गदर्शन किया और उनका उत्साहवर्धन हुआ। आपने आगे आने वाली जो कृषि की चुनौतियां हैं उनके बारे में भी हमारे किसानों को और हम सबको अवगत कराया। जो हमारी चुनौतियां हैं उनको किस प्रकार से आने वाले समय में सरकार उनका निराकरण करने वाली है। सर, जब भी आप इस संस्थान में आते हैं तभी आप कुछ न कुछ नए संदेश या एक विचार हमको दे के जाते हैं और संस्थान उसकी ऊपर चर्चा करके उसको लागू करने का हार्दिक रूप से प्रयास करता है। हम इस अवसर पर अपने परिषद के मुखिया डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम इस संस्थान के अंदर इस प्रकार के भव्य कृषि मेले का आयोजन करने में सफल हो पाते हैं। हम निरंतर डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन लेते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर उनका मार्गदर्शन लेते ताकि ये कार्यक्रम एक बहुत सफल एवं अद्भुत कार्यक्रम बने। सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं आपके मार्गदर्शन के लिए और आपने जो महत्वपूर्ण समय हमको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए देते हैं। साथ ही साथ मैं मंच पर आसीन अपने उप निदेशक महोदय डॉक्टर ए के सिंह साहब प्रसार और डॉक्टर टी.आर. शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर एम अंगामथु जी का, जो एपीडा के चेयरमैन हैं, और हमारे निदेशक महोदय की ये चेष्टा थी कि इस बार हम अपनी परंपरागत सोच से हट करके कुछ ऐसा मेले का आयोजन और थीम रखें जो हमारे किसानों की आवश्यकता के अनुरूप हो और भारत सरकार के जो योजनाएं हैं उन दोनों के बीच में सामंजस्य रखा जाए, चाहे वो स्मार्ट फार्मिंग हो, चाहे नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, या कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने की बात हो, या हमारे किसानों के जो नए नए आयाम हैं उनके अनुभवों को दूसरे किसानों को साझा करने का प्रयास हो। तो इसी प्रयास में मैं अपने निदेशक महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने पूरी ऊर्जा के साथ और पूरा मन के साथ इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमें मार्गदर्शन दिया। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने परिषद के उप महानिदेशकों का और जो सहायक महानिदेशक हैं जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस प्रांगण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने संस्थान के निदेशक मंडल के दो माननीय सदस्यों का, श्री डॉक्टर भदौरिया जी का और राम कुमार सहरावत जी का, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके कल जो है समूह मंडल की बैठक में हिस्सा लिया और आज इस कृषि मेले के अंदर आपकी उपस्थिति हमारे ऊर्जावान करती है और हमें आगे मार्गदर्शन देने का कार्य करती है। मैं साथ ही साथ जो हमारे मंच पे उपस्थित हैं हमारी दो नारी शक्ति के प्रतीक श्रीमती पूजा शर्मा को और जो छत्तीसगढ़ से हमारी बहन आई हैं जिन्होंने कल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से अपने विशिष्ट कार्य के लिए जो पुरस्कार प्राप्त किया है, आपकी उपस्थिति भी हमारी दूसरी महिला किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और बहुत सारी महिलाएं, कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय वोमेन दिवस का आयोजन हुआ जिससे हमें नई ऊर्जा मिलेगी हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, और वे इस प्रकार के कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर के अपना योगदान दे पाएंगी। साथ ही साथ मैं श्री कंवल सिंह चौहान जी का और शेषपाल जी का, जो पद्म श्री सम्मान से सम्मानित है भारत सरकार से, आप यहाँ उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आपका भी संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं अपने संस्थान के सभी विभागाध्यक्षों का, साथियों का, विद्यार्थियों का और प्रेस मीडिया से आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जो हमारे साथीगण हमारे आमंत्रण पे यहाँ आए और आपने कल प्रेस मीडिया के माध्यम से, जो परसों हमने प्रेस मीडिया की एक मीटिंग की थी, उसका कवरेज किया, मैं उसका के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन महान किसान भाइयों का जो अपने गांव से, अपने स्वयं के प्रयासों से यहाँ आज उपस्थित हुए। आप इस संस्थान में आकर के हमारा सम्मान बढ़ाते हैं और हम आपका सम्मान करना चाहते हैं कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो कृषि प्रौद्योगिकियों की हों, चाहे नए नए किस्मों के विकास की हों, उसके माध्यम से हम आपको पूरे समर्पण के साथ ये संस्थान आपकी सेवा करना चाहता है। और यही कारण है कि आज इस विषय का जो मुख्य बिंदु इस मेले का रखा गया है
तकनीकी ज्ञान से समृद्ध किसान। तो ये इस बात का द्योतक है कि संस्थान किसानों की आवश्यकता और आने वाले समय में किस प्रकार की हमारी कृषि की चुनौतियां होंगी, उनको किस प्रकार से हम एड्रेस करेंगे, इस दिशा में संस्थान निरंतर कार्य कर रहा है। मैं अपने किसान भाइयों का, बहनों का, आपका हार्दिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अंत में उन सभी साथियों का जो इस प्रांगण में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके सहयोग के कारण आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए, चाहे हमारे विशिष्ट अधिकारीगण हैं संस्थान के अंदर या अन्य दूसरे सहायक कर्मचारी हैं। मैं हार्दिक हृदय की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जय भारत, जय माता।
लो पकड़ो संभालो। ये इमेजिंग वाला है, इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। ये क्रॉप की सॉइल की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए थर्मल कैमरा है, माइक्रोस्कोपिक कैमरा है, कोई भी कैमरा इस पर लग सकती है। ये अराउंड 7 kg तक पेलोड ले सकती है एंड इसकी जो उड़ने की समय है टोटल अराउंड 28 मिनट्स होता है, बट ये डिपेंड होता है कि कितने सेंसर आप लगा रहे हैं। टेकअप करता है, जीपीएस सब लगी हुई है, टेकअप करके फिर सारे इमेज लेके फिर वापस आके वहीं पे लैंडिंग कर जाती है। आप अभी देखेंगे हम जब उड़ाएंगे, और ये एक बार इमेज आने के बाद हम लैब में जाके प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस होने के बाद क्रॉप की हेल्थ स्ट्रेसेस पता चलता है। उसके बाद मैनेजमेंट करने के लिए वो दोनों जो ड्रोन दोनों तरफ देख रहे हैं आप जो लगी हुई है, तो 16 kg तक वो कोई भी पेस्टिसाइड उसमें डाल सकती है और उसमें और एक ऑफ एंड ऑन पे हो सकती है। तो ये की बात पीछे देख सकते हैं, वो रियल टाइम क्रॉप कंडीशन मॉनिटरिंग है। सर आइए, हम तैयार हैं। हाँ जी सर तैयार है। सवार है।
इंजीनियर क्या भी हैं आ रहे हैं सर ये सारे लेयर इकट्ठा करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी क्रॉप में क्या प्रॉब्लम है। सर ये हमारे प्रोटोकॉल डेवलप करे आईडी फार्म के लिए, क्योंकि यहाँ का सारी इन्फॉर्मेशन हमको होता है। सर वंस ये सक्सेस स्टोरी हो गया तो हम ये फार्म हाउस फील्ड में यही करने जा रहे हैं। सर हमारे 16 इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे विलेज एडोप्टेड है, वहीं पर ये सारे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और सर सर्वर से डायरेक्टली मोबाइल को ट्रांसफर होता है। सर अभी 16 इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं और उसके सारे एडोप्टेड फील्ड में कर रहे हैं। सर अभी सर वो प्रोटोकॉल डेवलप किए अभी करेंगे सर। तो ये नवंबर में सर ये प्रोग्राम शुरू हुए काउंसिल से सर। तो ये सर कंडीशन बताता है कहाँ पे कैसा है, पिछले साल क्या था, इस साल क्या कंडीशन है और उसमें क्या करना है, वो डिसीजन लेके उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं फार्मर्स फील्ड लेवल पर। तो सर ये है रियल टाइम। और सर ये ड्रोन जो है IRE खुद ही बनाया है। ऐसे 3 ड्रोन हमने बना रखा है। ये वही जो आप ड्रोन देख रहे हैं सर, वो बाहर कंपनी के और डिविजन्स ये हमने खुद ही बनवाया। जैसे सर वहाँ स्टॉल में देखा था, वो थोड़ा बड़ा था, ये छोटा है। ये अराउंड 20 मिनट्स का, वो 1 आवर 15 मिनट्स का ड्राइव कर, इसमें सारे सेंसर लगा के हम उड़ा सकते हैं। हम कहीं से खरीद करना जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइट्रोजन मैनेजमेंट राजकुमार सर पशुओं का और मछली का भी
हाँ जी सर। ये ड्रोन का यूज होगा, सेंसर का यूज होगा। सर मछली में सर क्या होता है कि ड्रोन उड़ा के हम देख सकते हैं कहाँ पे पानी का क्या कंडीशन है, पानी में सही है कि नहीं है, और उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो वाटर सैंपलिंग ऑटोमेटिक करके ला सकते हैं। और सर ड्रोन अंडर वाटर ड्रोन भी है जिसमें हम जाके इमेजिंग करके मछली की डिजीज वगैरह कौन सी मछली वो सारे कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा वो सारे असेसमेंट कर सकते हैं। सर ये एक वेरी लो कॉस्ट नाइट्रोजन मैनेजर हमने डेवलप करा है। बताओ सर एक्चुअली क्या है, इसकी अभी बैटरी खत्म हो गई, 10 मिनट पहले खुला छोड़ना सर, पर ये ऐसा है कि सर इससे फ़ोटो यहाँ पे डालेंगे, लीफ को इसमें फ़ोटो लेगा और इससे हम फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो ये नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बता देगा यूरिया के टर्म्स में, कितने बेस्ड ऑन द ग्रीननेस सर, ग्रीननेस के बेसिस पे, लीफ की ग्रीननेस के बेसिस पे। और इसके अंदर एल्गोरिथम लगाया है सर मशीन लर्निंग का भी और क्रॉप सिमुलेशन मॉडल का भी, तो उसके बेसिस पे आप और क्रॉप की स्टेज बतानी पड़ती है। बैटरी खत्म होने वाली है। सर अभी यहाँ लिफ्ट है नहीं सर, अभी एक्चुअली इसकी बैटरी नीचे खत्म हो गई, यहाँ से लाइट आ लाइट है। तो सर ये कंडीशन की कोई जरूरत नहीं, कोई लाइट कंडीशन की जरूरत नहीं, इसलिए हमने लाइट सोर्स लगाया सर। हार्डली सर 1000 रुपये पड़ता है। अब एक केस डेवलप किया, लार्ज स्केल में करेंगे तो ये बस मोबाइल के कॉस्ट, मोबाइल तो सर फार्मर्स के पास है, ये लगा दिया, हम रिकमेंड डोज सीधे बता सकते हैं कितना चाहिए अभी, किस कंडीशन में स्टेज है और कितना नाइट्रोजन डालना है। जी सर, तो ये अभी नाइट्रोजन के लिए बनाया सर, बाकी के लिए कर सकते हैं। ये सारा जो 5 एकड़ का फील्ड है सर, ये इसी से मैनेज किया गया है। नाइट्रोजन एप्लीकेशन, पानी कितना जरूरत है उसका सेंसर लगा हुआ है, सेंसर अभी सर बाहर दिखाते हैं सेंसर की। सर वो सॉइल की भी हेल्थ इसमें कर रहे हैं ड्रोन से, जो सेंसर सॉइल की कैसे प्रॉपर्टीज, कौन से पैरामीटर? सॉइल के अराउंड 17 सॉइल पैरामीटर। सर वाला बड़ा है सर, सर यहाँ से नहीं, आप सर इधर आएंगे और दिखा दें तब तक आप सर आप साथ में ठीक है चलो। ऑटोमेटिक चलेगा, ये रिमोट से चल रहा है। तो इसमें क्या है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर सकते हैं, बीडिंग कर सकते हैं, छोटा कोई ऑपरेशन, और धान में जैसे बीडिंग करना है तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल जीपीएस के साथ मैप के जिस लोकेशन में जितना सटीक फर्टिलाइजर गिराना है वो हमें गिरा सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है, इसमें फर्टिलाइजर डाल के इसमें मेजरमेंट के हिसाब से जितना गिराना है जिस जगह बिल्कुल सटीक मात्रा में, और इससे लगभग 20 से 30% के आसपास जो है बचत की जा सकती है फर्टिलाइजर की। और एक हमारा ये रोबोट है, हाँ चलिए, तो ये रोबोट हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें खेत में जो सैम्पलिंग बहुत मात्रा में लेनी होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि मैनुअल सैम्पलिंग करने में, खुदाई करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसको ग्रिड बेस ऑटोमेटिक जो सैम्पलिंग खेत से जैसे 2 मीटर या 3 मीटर के स्क्वायर में दिया जा सकता है, और उसको केमिकल की लेबोरेटरी में जो है सॉइल लेबोरेटरी में भेज के उसके QR कोड जनरेट कर सकते हैं स्पेशल से, और वो एक पर्टिकुलर खेत की जगह का उसका क्या न्यूट्रिएंट अप्लाई करना है, वो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें इकट्ठा होती जा सकती है। और फिर उससे दूसरे रोबोट में डाटा ट्रांसफ़र करके जो फर्टिलाइजर जहाँ गिराना है उतना मात्रा में वहाँ पर गिराना है। सर ये देखिए कितने हैं? सर 3 लगा हुआ है, ऐसे अलग अलग डेप्थ में लगा हुआ है। वो सर वो माइक्रो कंप्यूटर में उसका डाटा आता है, फिर उसको क्लाउड में जाता है और IoT में इसका पूरा रेफरेंस आ जाता है। तो वो बताते हैं सर कितना पानी देना है, कब देना है, पहले बताते हैं ट्रिगर लेवल कब आएगा और हाउ मच वाटर टू अप्लाई, तो सर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके डेप्थ और वॉल्यूम सर देता है। और ये सर इंडिजिनसली लोकल डेवलप्ड है। सेंसर कितना ये कवर कितना करता है? ये सर एक्चुअली अगर लैंड लेवल्ड है सर, लेजर लेवल्ड है, तो 1 हेक्टर में 1 यूनिट काफ़ी है। इसकी क्या चार्ज है? सर ये हमारा लोकली जो हमने हार्डवेयर का है 7500 रुपया है, 7500। सर अगर हम सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये सर 3 सेंसर इसमें लगाए सर, और ये पूरा इंडिजिनसली बिल्ट है। और वो सर वो डाटा डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन को हम डेवलप करें, डायरेक्टली मोबाइल में आ जाएगा। तो इसमें सर जो टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्टली सर्वर क्लाउड में छोड़ते हैं, क्लाउड से मोबाइल में आ जाता है सर।
सर सॉइल मॉइस्चर सेंसर दर लगा रखे अलग अलग डेप्थ पे उनका डाटा रेगुलर बेस पे जैसे ये आ रहा है ये रियल टाइम बेस पे आप पूरा अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि पूरा सॉइल मॉइस्चर का लेवल आता रहता है और उसके बेस पे इरिगेशन सिस्टम का ट्रिगर ये ना कब चालू होना है कब बंद करना है वो इसी से लिंक है। जैसे हम लोगों ने एक बार वहाँ 2 साल पहले वहाँ दिखाया था उसी टाइप का सरफेस इरिगेशन हो चाहे ड्रिप इरिगेशन हो वो आप इसमें कर सकते हैं। पूरा आपका इंफॉर्मेशन इसमें आता है। बहुत बढ़ जाएगा सर इस सेंसर एक्सेस सारे डाटा ऑनलाइन ऑनबोर्ड रिकॉर्ड होगा उतरने के बाद आपको बता देते हैं आप ये बता देते आप कहाँ खड़े बता देते आपका सेंटर कहाँ लगा है ठीक है वो बता देगा सर एक सेकंड सर ये वाला जो सिस्टम है ना वो वाला स्पीकर कहाँ पर है all the weather data यहाँ रिसीव होता है। GPS लोकेशंस, स्पीड विंड स्पीड कितना है कौन सी डायरेक्शंस में सनशाइन कितना है सारे वेदर पैरामीटर यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। और सर वो सेंसर की डाटा उसका हो रहा है सर ये इसका अच्छा ये इसका हो रहा है। और सर ये मूव करता है बस आपको बैठना है मैनुअल वो इमेज कितना स्पीड में इमेज लेनी है बैठना है। आपको गिरेगा कोई तक सर मैं अंदर चला जाता है सर आप यहाँ सर मैं अंदर चले जाता हूँ बता देना आप लोग साइड हो जाइएगा प्लीज। सर 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 प्लीज फिर सर प्रोसेस करने के बाद इसमें नोजल लगा देंगे फिर सर मैं ऑटो स्पीड में लगाऊं ऑटो में सर एक ऊपर कर हाँ हाँ सर छोड़ दीजिए सर सब छोड़ दीजिए सर ब्रेक कर दीजिए हाँ ऑटोमेटिक से चल रहा है ये सर स्पीड यहाँ बता रहा है सर। सारे डाटा यहाँ रिकॉर्ड हो गया और वो भी रिकॉर्ड हो गया कितनी अरे ड्रोन का दे दीजिए वेरी केयरफुल 100 लाख सर्विस की सेंसर है सर नीचे करने से नीचे आएगा नीचे कैसे होगा सर एक मिनट ये नीचे करने नीचे आएगा ऊपर में ये ऊपर गया सर ये राइट थोड़ा नीचे लाए सर आप लोग थोड़ा सा एक बार सब लोग पीछे से हट जाइए प्लीज पीछे से सब लोग सर आप भी हट जाइए फोन लेके सर ये आगे पीछे ये आगे कितना आगे जरूरी तो सर आप ले लो फिर हमारे जाते के साथ ही कोई बात नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सबसे एक्सपेंसिव ड्रोन विद द सेंसर अराउंड 100 लाख सारे इमेज कैप्चर सारे क्लॉक
अच्छा वापस बुलाइए, नहीं भाग जाएगा ये। अच्छा कितना ऊपर जा सकता है ये? कितना ऊपर? मैक्सिमम वी कैन टेक ओनली अप टू 400 feet allow. 400 feet अलाउ। Otherwise it can go any 5 kilometer whatever. अच्छा इतना ऊपर But we are not allowed to take 5 किलोमीटर जा सकते हैं। हाँ 5 किलोमीटर आ जाएगा। 20 minutes है ड्राइव तो 20 minutes इसमें वापस आना सर ले आइए वापस नीचे नीचे आइए। यहाँ तो वो ऊपर ले गए। अभी ऊपर ले गए। 30% में सब करें सर सर नीचे लाइए। बहुत ऊपर कर दिया। So we have to get back. अरे आपका हाथ तो सेट है आया सर कौवा या जो भी आ गया हमको कुछ नहीं करना बस वेट करते बाइसेस कुछ बना दिया सर आपने देखिए वो भी देख रहे हैं क्या चीज़ है बड़ा कौवा कहाँ से आ गया देखिए उसी का इसको हिट करता है सर उसका नुकसान नहीं हुआ हमारा नहीं हुआ इसे ह्यूज हुआ जो छोटा था वो नुकसान होकर गिर सकता है ये पास में नहीं आ गया सर आवाज़ ज़्यादा नीचे नीचे सर ये सर वहाँ लैंडिंग नहीं करेगा हाँ बैटरी है 48% है फ्रंट हमारी तरफ है हाँ सर इधर करेंगे नॉर्मली मैनेज और नॉन मैनेज सर उल्टा हो रखा है प्लास्टिक का नीचे मस्टर्ड वाले ऊपर कर दीजिए सर इधर आएगा ऊपर करिए मस्टर्ड जो इससे मैनेज है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तरफ क्योंकि इस तरफ फ्रंट है इनपुट में भी और इधर इनपुट से भी बस जो भी है पानी का पानी से सर आप लोग सामने से जाइएगा सब लोग प्लीज बस लैंडिंग करवा दो इससे पहले भैया रेट में चलेगा कैसे आपको मिट्टी में ही काम का है रिमोट से
जो वो चौधरी 2014 हाँ संतुन कुमार चौधरी पार्टनर यूज डाटा है तीनों मिक्स है। उसके बाद फिर ये तो अभी भी अमोल जानते हैं ठीक है सर। मैं सर आप कहेंगे मैं निकलने से आओ डीजी साहब, इसका सेंसर है, इसके साथ फोटो ले लो, आ जाओ, ये आगे रखो। सारे लोग हाँ सर सारे डीडी जी आ जाइए, डीडी जी क्रॉप्स और बाकी आ जाओ डीडी जी। आइए सर, आइए सर। ये घूम जाएगा, घूम गया सर। थोड़ा सा यहाँ रख दो ना, दोनों आ जाएंगे, उधर रख दो। एक मिनट चौधरी कहोगे इसको आगे उठा के ले आओ ना, मनीष इसको डाउन पकड़ो इसको। नहीं फोर्स इधर से थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है, बताइए आप। एग्रीकल्चर अब कुछ नहीं देना, चलते हैं। वहाँ जो बंसल वाला पानी है वही ना? अभी नहीं है। सुबह मैडम नहीं देंगे? दोस्त आ रहे हैं। आप बात कर लीजिए सर मैडम से। परसों में अपने अजमेर में ना, अजमेर में अपने ही कार्यक्रम है इंस्टीट्यूट के लिए। कौन सा है वो मॉल अजमेर में? कौन सा है? स्पेस वाला है ना? चलो ठीक है, सर बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह आओ आप। बाय बाय सर। दूसरा ये चलो कट है। हरिओम सर। हरिओम सर।
हरिओम जी। कोई सुन रहा है भाई? जिले में इसको ट्रेंड कर रही है। हर ऑर्गेनिक वाले के मैं कंधे से गन्ना मिलाते हैं, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो मैं आने के लिए भी चाहता हूँ। मैं दिक्कत नहीं होने दूँगा। हमें पूरे भारत में ऑर्गेनिक ही करना है। धरती माँ को जहर से बचाना है। मेरे भाई बहनों को, माता पिताओं को, सबको जहर खाने से भी बचाना है। आप ये 1 ग्राम 1 लीटर में 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में डाली करिए अच्छे से और अपना स्प्रे मशीन करिए। एक बार से ही कीड़ा मर जाएगा। एक गुड़हल का कीड़ा होता है, तो हमें दोबारा अरहर में डालने की जरूरत नहीं। दोबारा नहीं पड़े, एक गुड़हल में दोबारा डालने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको जो मिलेगा 13 बॉल मिलेंगे आपको, प्रेशर बॉल, 13 हेड कैप मिलेंगे और 13 से बर्नर मिलेंगे जो 4 फीट के पाइप 200 रहते हो तो गुड़गांव में तो कभी भी आप वैसे भी आ सकते प्रैक्टिकल की जगह है। शोरूम में हमारे प्रैक्टिकल करने की जगह है, बगल में ही सारा प्रैक्टिकल करवाते हैं। एड्रेस पे कॉल करके इनका नंबर लेके ना, उससे आप कॉल करके आ जाना, इसके ऊपर ना आपको सारा वहाँ पर चला के तो दिखाना वहाँ से। अल्लाह भैया ये हमारे साथ गेम कार्ड नहीं नहीं ये इसके लिए गिफ्ट नहीं, गेहूँ काटने के लिए नहीं है, जुताई के हैं। ये घास काटने की मशीन है, वो बिजाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जैसे स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन।
बताओ जब 5 टिंडाना चाहिए ताड़ी होना चाहिए क्या हाल है इसका नाम है कस्तूरी और नाथ ब्रांड कस्तूरी नाम से 10 फुट तक आती है बता सकते गुडविल के स्टॉल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब किसान भाई जानते हो, गुडविल कंपनी चारा विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती है, जिसने पिछले 10 सालों में चारा क्षेत्र में बहुत रिसर्च करके अपने नए नए प्रोडक्ट मार्केट में उतारे हैं। इस साल हम एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है मिराकल एडवांस के नाम से। ये एक ऐसी ज्वार है जिसको हम 2 in 1 कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको आप बार बार कटाई में भी ले सकते हो और एक कटाई में भी ले सकते हो। इसका जो पैकिंग है ये 2.5 किलो पैकिंग में उपलब्ध है। आपको जो नीरेस्ट है ना, आप सर्च कीजिएगा, आपके नीरेस्ट फार्मर हमारा लिस्ट निकल जाएगी, वो आपके घर भी लेके आ सकता है और आप उससे ले भी सकते हो खुद भी। हाँ जी, मेन चीज़ क्या है, मंडी में बिकता है ऐसा फार्मर है जिसके घर में छोटी सी यूनिट भी होगी ना, वो आपको दे सकता है अच्छी क्वालिटी। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, जितने ज़्यादा लोग आपस में खरीदेंगे तो उतने ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होगा। सबसे अच्छी बात है, एक फार्मर भी है तो इस पे आ सकता है, आपको सामान देगा बढ़िया क्वालिटी का। जिसमें दालें आप लेते मार्केट से आइए, बिजली बिल कम करें 700 रुपये। रजिस्ट्रेशन हुआ
दाग नहीं पड़ेगा, निश्चित रहिए दाग नहीं पड़ेगा। इसको और हरी का यहाँ डालिए, नीचे जाएगा। मेरे से सस्ता कोई नहीं है। हमें भी की पर सरकार ने हमें तो नोट दिया है। घर का भी रिचार्ज खत्म हो गया। सर आपको जितने सेट नंबर ऑफ बैटरी चाहिए सब मिल जाएगा, चाहे 10 बैटरी ले लो, 10 सेट ले लो, 5 सेट ले लो, और ड्रोन के साथ एक बैटरी सेट है। सर एक सेट तकरीबन 45,000 के आसपास 40-45,000 रुपये का रहता है। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग वेरियंट्स है, हर चीज़ में अलग अलग वेरियंट्स आते हैं, कितनी बढ़िया बैटरी कैसी लेती है। जी यस जी तो ऐसा है ना, जगारी है ना, जगारी और दूध जो भी है पानी में मिला के इसके बाद बेसन ऐड करना और 4 कैप्सूल इसमें डाल के अच्छे करके अभी आप जो इसका रेशियो एक है आपको जानकारी और लगा ये है तो उसका बाहर छोटा सेंटर लगा हुआ है मिलेगा भी आपको एक जानकारी मिलेगा। फ्लाई करेंगे। हाँ जी
यहीं से सही रहेगा, इधर ठीक रहेगा, ये ठीक है। ये इसका जो बाहर एक ये ले लेते हैं, थोड़ा इधर ले लो, अच्छा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तार बार तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। उधर अपने आप ये किसने बनाया है? पानी चाहिए, पानी पानी की स्प्रे, पानी का मनीष पानी करेंगे। मनीषा कहाँ है? बेसिकली ये आपका स्प्रिंग ड्रोन है। मेरा नाम राजेश है। ले जाएगी तो ला भी तो आप हो जाएगा। हाँ जी मैम। वो चला भी बेसिकली ये आपका क्वाडकोप्टर ड्रोन है। आप इसे अंदर ले जाओ, ये तो तार है ना ऊपर, ये गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर तार है ना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये कितने लीटर की है? इसकी टंकी कितने लीटर की है? राजवीर सिंह हैंटेक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से। ये बेसिकली हम किसान मेले में ड्रोन लेकर के आए हैं जो स्प्रे के लिए स्पेशली यूज़ होता है। ये आप देख रहे हैं क्वाडकोप्टर ड्रोन है और ये फुली पोर्टेबल है। इसको इजीली आप फोल्ड करके ले जा सकते हो, किसान भाई इजीली अपने खेतों में इसको कैरी कर सकते हैं। इसका जो नीचे आप देख रहे हो ये फ्यूल टैंक लगा, सॉरी ये जो कैरी टैंक लगा हुआ है, ये 10 लीटर की क्षमता का टैंक है। ये तो जो भी पेस्टिसाइड्स अंदर जाके उठाओ आओ 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 भाई, तो तकरीबन अंदर ले आओ, यहाँ तार है ना ऊपर, 10 लीटर की क्वांटिटी में डाला जाता है। आप रहने दो, बच्चे उठा दो। रेडी रेडी, हाँ बड़ा बोला बन जाएगा तो उसमें क्या है? अंदर लेके, अंदर तार है ना ऊपर, अंदर टेक ऑफ तो फिर या उठा तार से बचाओगे ना। आप लोग पीछे हो जाइए। ठीक है, तो आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब लोग पीछे हो जाइए। अरे हट जाओ, अलग जाओ, अलग जाओ, अलग जाओ, और पीछे हो जाओ, बस 2 बार करनी है, एक बार हाँ जी, आप करेंगे एक बार 2 बार, एक बार उठा के तार से बचा के फिर वो घुमाओ, फिर दिया ना, फिर दोबारा कालू भाई साहब, यहाँ जहाज उड़ रहा, जहाज उड़ रहा है। हाँ नहीं, जैसे गेटों में एंट्री मारी गई नहीं, हाँ गेटों में एंट्री मारी गई है नहीं, कोने पे ही है। हाँ 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 नहीं गिर दिया हाँ हाँ पायलट आप सामने आओ। अरे नहीं, ये जैसे शॉट किए वैसे तुम आ जाओ ना, फिर मैं दोनों चले खड़ूंगा। सीधी बात है। देखिए मनीष जी, एक और बताओ, बता दें ना, पानी अवेलेबल है ना यहाँ पर। और डाल दो। भाई थोड़ा सा प्लीज कैमरे, मनीषा क्या कर रहे हो बच्चे, यहाँ तक आप उधर से हटा दो, बस आप उधर खड़े हो, थोड़ा पीछे कर दो। चलो भाई गाड़ी ऊपर लेके हट जाओ मैडम। आपको वो बताएंगे कैमरा में कब स्टार्ट करना है। नहीं, मेरी तरफ से रोल है, ओके। अच्छा जी, सर जी हटो सामने से। सर 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 सारे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, एक्सक्यूज मी, आप लोग और कैसे साइड हो जाइए प्लीज, सेफ्टी के लिए। सर थोड़ा पीछे हो जाइए सारे। रुको
रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा पीछे हो जाइए सारे चक्कर कदम, और पीछे हो जाइए सर, आप सारे पीछे हो जाइए। मैम प्लीज थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, मतलब व्हाइट पट्टी के पीछे हो जाओ प्लीज सारे। यार आप ही कर लो, हम चले जाते हैं घर। आप ऐसे बात कर रहे हो, पीछे पीछे तो खड़े हैं यार, आपके कैमरामैन के साथ ही खड़े हैं यार, क्या बात कर रहे हो यार आप? तो यार आप बात ऐसे करो ना, चिल्ला के बात करो, पीछे हो जाओ, पीछे तो खड़े हैं यार। आप देखो ना, बोल कह रहे हो। सर सभी को रिक्वेस्ट है पीछे रहिए प्लीज। प्लीज कैमरा आगे लाओ। उसको कैसे करेंगे? कोई जो आपसे डाल दो उसको आइडिया बताइए, यहाँ से आएगा वोट भेजना ना हवा पे मैं फोन ना करूं। मुक्ति देखना है। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ बहुत